नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक डेलीगेशन ने राज्यसभा के सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार की भेंट की और आगामी 13, 14 और 15 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए उन्हें औपचारिक आमंत्रण भी सौंपा। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिवेशन का ब्रोशर भी भेंट कर संस्था की गतिविधियों, उद्देश्य और इस वर्ष के मुख्य विषय यानी कि विकसित भारत एड 2047 के बारे में भी जानकारी दी। बताया गया है कि देश भर से 300 से अधिक प्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लेंगे और जहां उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर भी ध्यान में रखते हुए पूरे तरीके से राज्य की विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए जनसंपर्क की अहमियत को रेखांकित किया। मेरी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित होने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की बाध्यता के कारण मैं आप लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। से भेंट चुकी और जिसमें कि आपको बता दें कि 13 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा और जिसमें 300 जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि डेलीगेशन के द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी को ब्रोशर भी भेंट किया गया और जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा देहरादून में जिस तरीके से इस आयोजन को किया जाएगा, इस अधिवेशन को लेकर उनकी ओर से तमाम शुभकामनाएं भी दी गई और साथ ही साथ उन्होंने डेलीगेशन की सराहना की। आपको बता दें कि आगामी दिनों में यानी कि 13 से 15 दिसंबर तक इस राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है और जिसमें देश भर से 300 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के परिषद के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु के परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। आपको बता दें कि उन्होंने सम्मेलन के आयोजन को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संसाधनों के साझा जो प्रयास हैं उनको भी बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। मेरी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित होने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की बाध्यता के कारण मैं आप लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड राज्य की जनता को उनके प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण योग्यता, सामर्थ्य, धैर्य और विश्वास के साथ उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने अपनी समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और आज उत्तराखंड पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय से विशेष अनुराग रहा है और उन्होंने हिमालय के विषयों, संदर्भों, संरक्षण और सुरक्षा के विषयों को हमेशा हमारे सामने रखा है। हिमालय को हम पौराणिक काल से विभिन्न पुस्तकों में, पुराणों में, चिंतन में और सबसे बड़ी बात चिंतन की उच्चता के लिए मनन और ध्यान में हम हिमालय को सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र मानते हैं। हिमालय हमारा गौरव है और हिमालय भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता की धरोहर है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर काम करने की आवश्यकता है। आयोग के सामने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता हर चीज को ध्यान में रख रही है। गणेश गोदियाल ने आगे बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए संवाददाता हितेश त्यागी की यह रिपोर्ट। कांग्रेस लगातार भाजपा को निशाने पर ले रही है और काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिले हैं गणेश गोदियाल, वो पूरी मुखरता के साथ उठा रहे हैं। एसआईआर का एक मामला ऐसा ही चल रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं एसआईआर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई है और 18 विधानसभा ऐसी है जिनमें जो नाम थे लोगों के वो कहीं ऊपर और नीचे हो रहे हैं, और इसे किस तरीके से हम इसको इस रूप में देखते हैं कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे, अपनी विश्वसनीयता न खोए। एसआईआर के माध्यम से इस तरह के काम न हो जिनका अंदेशा प्रत्येक वोटर के मन में आज बैठ गया है। एसआईआर का अर्थ ये होना चाहिए कि हमारी वोटर लिस्ट बहुत शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, जो वास्तविक रूप में मतदाता है, जो यहाँ के मत देने का अधिकारी है, उसका नाम न कटे और अनावश्यक रूप में वो नाम न जोड़ें जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नियमों के परे जाकर फेवर करते हों। तो ये हमारा मत है और इस तरह के एसआईआर अगर प्योर एसआईआर बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि एसआईआर बनाने के बाद इसका चुनाव आयोग का जो विश्वसनीयता है वो उस पर असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो चुनाव आयोग को इसमें ये काम करना चाहिए कि उस पर अच्छा असर पड़े। गोदियाल साहब, लगातार जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ है, बिहार में भी सरकार ने अपना डंका पीटा है, महिलाओं की वहाँ पर भागीदारी बढ़ी है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर भी वोट डाल रहे हैं और बिहार में डालने का भी काम कर रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या इन मुद्दों को भी आप साफ तौर पर मुखरता के साथ? बिहार का उदाहरण अभी आया। हम पहले से कहते आ रहे हैं इस बात को कि हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति को एक जगह एक वोट का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी राज्य का है वो दूसरे राज्य में भी जाके वोट दे रहा है, तीसरे राज्य में भी जाके वोट दे रहा है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पंचायतों में कहीं जाके दे रहा है, लोकसभा में कहीं दे रहा है, विधानसभा में कहीं दे रहा है। एक जगह का वोटर होना चाहिए। इस बात को चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे। क्या आप मानते हैं कि चारधाम यात्रा जिस तरीके से समापन हुआ है, सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन चर्चाओं में ये भी है कि जो जिस तरीके से जो चढ़ावा है मंदिरों में चढ़ा है, उस तरीके से जो एक आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो उसका जो ग्राफ है वो गिरा है मंदिरों। किस तरीके से सरकार ये नहीं बता रही है कि जो लोग आए वो कितने तकलीफों में रहे। यहाँ पर जो आधारभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए था वो आधारभूत सुविधाओं का विकास उस रूप में नहीं हो पाया। कुल मिला के चारधाम यात्रा के लिए जो एक सबसे बड़ा आधारभूत डेवलपमेंट था वो था चारधाम सड़क परियोजना, जिसको सरकार ने ऑल वेदर रोड का नाम दिया। वो ऑल वेदर रोड अब नो वेदर रोड जैसी हो गई है। तो पहले से जब से बनी तब से नो वेदर रोड हो गई है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि इन आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करे। और जहाँ तक आपने कहा कि मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसमें कमी आई है, तो ये संकेत हैं इस बात के कि सरकार सिर्फ संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। वास्तविकता में जो हमारे होटल चलाने वाले भाई हैं, व्यवसायी हैं, उनका तो ये मत है कि आशा के अनुकूल नहीं रहा उनका व्यापार। तो उनका व्यापार आशा के अनुकूल नहीं रहा। मंदिरों में जो चढ़ावे के रूप में रेवेन्यू आता है वो आशा के अनुकूल नहीं रहा। तो अच्छी यात्रा कहाँ से हो गई, इसका सरकार को प्रमाण देना चाहिए। अच्छी यात्रा के लिए तो हेमंत द्विवेदी कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे काम किए पूरे सौंदर्य के साथ। कोई बात नहीं, वो तो कहेंगे, वो ये थोड़ी कहेंगे हमने बहुत खराब काम किए, पर उसके जो परिणाम है वो आपके सामने है। उनको सीखने की जरूरत है। ये मैं क्यों कहूँ कि उनको सीखने की जरूरत है। उनको प्रयास करनी चाहिए कि और इस साल जो कमी रह गई उसको अगले साल और अच्छा किया जाए। गणेश गोदियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर में ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे जो जनता है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन ललित के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन देश भर के विद्यार्थियों की उपस्थिति से विधिवत्ता के साथ रंगा रहा। आपको बता दें कि सुबह से ही ध्वजारोहण के साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया और जिसके बाद इस अधिवेशन की शुरुआत की गई। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हितेश त्यागी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम
को जो यहाँ पर एक तरीके से सांकेतिक रूप बनाया गया है सांकेतिक रूप से। तो हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज अधिवेशन की जो मूल संरचना है वो शुरू हो गई है, देश भर से जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, किस तरीके का संदेश देवभूमि से जाने वाला है? बिल्कुल, इस देवभूमि से देश भर से आने वाले सभी कार्यकर्ता एक प्रेरणा, एक ऊर्जा लेकर जाने वाले हैं, एक दृष्टि लेकर जाने वाले हैं। और जितने कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, सब कार्यकर्ता अपने केंद्रों में जाकर, अपने कार्य क्षेत्र में जाकर यहाँ की ऊर्जा से वहाँ संगठन के कार्य को तेज गति देने वाले हैं। सर, आपने इस जो ये परेड ग्राउंड है इसको आपने बिरसा मुंडा का नाम दिया है, आपने इस सभागार को बिपिन रावत जी का नाम दिया है, और कहीं ना कहीं आपने चार धाम यात्रा को इस पूरे परेड ग्राउंड में समाहित करने का काम किया है। इस तरह का जो संदेश आप लोगों ने दिया है, इसकी क्या उद्देश्य है? इन सब चीज़ों का उद्देश्य यही है कि जो देवभूमि की आत्मा है, जो यहाँ की ऊर्जा है, जो वाइब है, वो हमारे कार्यकर्ता उसको एम्बाइब कर सके, उसको आत्मसात कर सके, यहाँ से नई ऊर्जा लेके जा सके, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से चीज़ परिचित हो सके, हमारे धामों के महत्व को समझ सके। इसलिए हमने ये सब इतना तामझाम किया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ साहब यहाँ पर हैं और उन्होंने एआई को लेकर बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि वास्तव में इन सब चीज़ों से मुख्य धारा से हमें अपने युवाओं को जोड़ना होगा और वर्किंग इसमें हमें करनी होगी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर से छात्र यहाँ पर आए हैं, क्या वास्तव में एआई या युवाओं के साथ एक जो मुख्य धारा है उससे जुड़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है? देखो, ऑलरेडी युवा जुड़ा हुआ है, परंतु युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करे, उसका इंटेलिजेंस भी जागृत बुद्धि के साथ रखना पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। आने वाले समय में हर युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, डिजिटल दुनिया से चिर परिचित है, परंतु उसको कितना नियंत्रण वे में वो उपयोग कर सके ताकि उसके जीवन पर प्रभाव ना पड़े, समाज जीवन पर प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हमको प्रयत्न करने होंगे। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आकर उसको सीखेंगे, उससे उसकी समझ विकसित, उसकी दृष्टि लेकर जाने वाले। आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है सदस्यता का, इसको लेकर या विद्यार्थी परिषद की सदस्यता इस वक्त 76 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चूंकि कैंपस के अंदर पूरी मेहनत के साथ साल भर डटे रहते हैं, विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारी सदस्यता जो है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सदस्यता अगर किसी संगठन की है तो विद्यार्थी परिषद की 76 लाख से। धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 70 लाख से ज़्यादा जो सदस्यता है इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है और अपना ही रिकॉर्ड हमने तोड़ने का काम किया है। और चारधाम का जो यहाँ से एक संदेश है वो पूरे देश दुनिया में जाने वाला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी देहरादून के बिरसा मुंडा नगर में हो रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। योगाचार्य हिमालय सिद्धा अक्षरा के नेतृत्व में ऋषिकेश के तपोवन में देश विदेश के पर्यटकों के लिए 10 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें भारत, ताइवान, दुबई, सिंगापुर, जापान, इटली, यूके और यूएसए के लोग जो है वो शामिल हुए, जहां योगाचार्य ने कहा कि सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, जहां योग का अर्थ है जोड़ना, और यह देखकर खुशी भी होती है कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। जहां आपको बताते चले कि हिमालय सिद्धा अक्षरा ने कहा कि आज की दुनिया तनाव, अशांति और अस्थिरता से ग्रस्त है और ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है और इसे सिर्फ व्यक्तिगत अभ्यास ना मानकर इसे ग्लोबल पार्टनरशिप और लोकनीति का हिस्सा भी बनना चाहिए। तो फिर योग के जो ध्यान है या फिर उसकी जो मुद्राएं हैं, मंत्र हैं, उनकी साधना करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो जैसा व्यक्ति का मन, उसी प्रकार से योग उसको फिर फल प्रदान करता है। बड़ा अच्छा एक विचार है और इसका बहुत अच्छी तरह से आप ऐसा कहें कि वास्तविक रूप में इसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। कई स्कूल, कई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में योग एक विषय के रूप में अब पढ़ाया जा रहा है और इससे बहुत लाभ होता है। बच्चा, आप मानो कि बचपन से ही अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाए तो शरीर का उसको पता चल जाता है कि शरीर कितना शक्तिशाली है। अब खबर मसूरी से है, जहां शहीद स्थल पर उत्तराखंड के क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और राज्य के आंदोलन के अग्रणी चेहरे रहे फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि राज्य के आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके संघर्ष, त्याग और नेतृत्व को याद किया। बताते चले कि वक्ताओं का कहना है कि दिवाकर भट्ट ऐसा नेतृत्व करते थे जिनकी एक
पुकार पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आते थे। युवावस्था में ही उन्होंने आंदोलन से जुड़े और जहां भट्ट 1968 में बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने वाले चुनिंदा युवाओं में शामिल हुए और जहां 1989 में उन्होंने उनक्राद के संस्थापक सदस्य बने। जहां आपको बताते चले कि 1993 में उन्होंने इंद्रमणि बडोनी के द्वारा फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया। जहां वक्ताओं ने याद किया कि दिवाकर भट्ट ने न सिर्फ सड़कों पर बल्कि शासन में रहकर भी राज्य हित के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही लोग होते हैं जिनके विचारों में बड़ी मौलिकता होती है, जिनके काम में मौलिकता होती है और जो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुझे भी उनके साथ रहने का, काम करने का मौका मिला 1983 से और 87 तक, और हमेशा से वो एक अलग तरीके के विचार के व्यक्ति थे। और स्वर्गीय बडोनी जी हमसे कई बार कहते थे, किसी भी मीटिंग में वो हमसे कहते थे कि हला ये दिवाकर संभाला, मतलब वो हर जगह क्रांति की बात करते थे और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका थी वही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में दिवाकर भट्ट की भूमिका थी और वो आज हमारे बीच से चले गए, ये बहुत बड़ी क्षति है। पर हम उनके बताए हुए रास्ते पर उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और उत्तराखंड के लिए जब भी जो अवसर मिलेगा, जो मौका मिलेगा, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रामनगर से है, जहां करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन बड़े ही उत्साह के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। बताते चलें कि कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहां आपको बताते चले कि शिवलालपुर चुंगी से कार्यक्रम स्थल तक पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली गई और जिसमें कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बताते चले कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा कि देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या गंभीर चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और 2 बच्चों के कानून को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड के कई हिस्सों से लगातार पलायन हो रहा है और जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद ही चिंताजनक है। कुर्सियां जो खाली हैं रामनगर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान राम की भूमि पर करणी सेना के सभी पदाधिकारीगण, बहन राखी गर्ग जी, हमारे सूरज चौधरी, चैतन्य जी, मोहित भाई सब पहुंचे हैं। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लगातार देवभूमि से हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर सारे रोजी रोजगार हिंदुओं के हाथ से चले जाना और सारे जितने भी रोजी रोजगार कारोबार थे वो मुसलमानों के हाथ में चले जाना, ये मुद्दा मेन मुद्दा रहा आज पर। और इसी विषय पर हमारी जो मंच के माध्यम से चर्चा हुई। आगे हम ये बात सरकार तक पहुँचाएँगे कि यहाँ पलायन, सबसे पहले हिंदुओं का पलायन रोका जाए और लव जिहाद के मुद्दे पर हमारी सबसे बड़ी हमारे टारगेट पर रहेगा। हम लव जिहाद को लेकर भी बहुत ही आहत हैं कि लव जिहाद की घटनाएं, जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। गौ हत्या का जो मुद्दा है उस पर भी, गौ हत्या पर भी रोक लगनी चाहिए। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां चोरगलिया लाखन मंडी सहकारी समिति के मैदान में धान तुलाई के दौरान घटतोली पकड़ने पर किसानों में आक्रोश फैल गया। बताते चले कि किसानों ने आरोप लगाया है कि एक टोली में 10 कट्टों तक की चपत लगाई जा रही थी और जिससे कि उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। जबकि आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि जब दोबारा तोलाई की गई तो यह गड़बड़ी सामने आई और किसान भड़क उठे। उन्होंने विरोध स्वरूप धान के क्रय केंद्र को बंद करवा दिया है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता भवन कोटरिया के नेतृत्व में किसानों ने इस मामले में जिलाधिकारी को शिकायत भी दर्ज कराई है। जहां जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी को भी पूरे मामले की जानकारी दी और तमाम निर्देश भी दिए गए। खरीफ सीजन में, जो खरीफ सत्र में यूसीएफ के कांटे लगे हुए हैं लाखन मंडी में, तो वहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल आया था वहाँ के किसानों का। उनका ये कहना है कि वहाँ पर घटतोली है कि घटनाएं सामने आई हैं और किसानों के जो पैडी प्रोक्योर की गई है वो भी मिसिंग बताई जा रही है।
दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी इंश्योर कराने के लिए कहा है, तो हमने परगना अधिकारी हल्द्वानी को कह दिया है कि इस मामले में सही तथ्यों को जाने और जो उसमें इसकी तरफ से खामियां कमियां हैं उन्हें दुरुस्त कराएं और दोषी के खिलाफ कार्रवाई। अभी लाखन मंडी किसान सेवा सहकारी समिति ने जो है चोरगलिया क्षेत्र के किसानों का धान खरीदा यूसीएफ के माध्यम से। एक बहुत बड़ी घटना जो है 17 तारीख को घटी। एक ट्राली में 8-8, 10-10 कट्टे जो है धान चोरी का मामला आया और दर्जनों किसानों ने शिकायत की कि भाई हमारा धान चोरा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमने थाना चोरगलिया में रिपोर्ट भी करी, वो दर्ज नहीं की गई। एसडीएम साहब को भी अवगत कराया गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सारे किसान, सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि धान चोरी का जो लाखन मंडी किसान सेवा सहकारी समिति में जो धान चोरी का मामला है किसानों का, उसकी एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच कमेटी गठित की जाए और दोषियों निष्पक्ष जांच करके जो भी लोग दोषी हैं, क्योंकि श्रमिक इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े लोग इसमें मिले हैं, 17-18 लाख का गमन का मामला है। निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और रिकवरी की मांग हमने की है डीएम साहब। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।